इतने कुत्ते, इतने मादक चौथ इस देश के नेता हैं। इन गद्दारों को हम दुश्मनों को मारते हैं, वो दुश्मन इतने गद्दार नहीं होंगे जितने इस देश के ये गद्दार, ये ऑफिसर जो डीडीए वगैरह के अंदर बैठे हुए हैं। इन मादक चौथों को मेरे मुंह से गालियां निकलती हैं, और गालियां नहीं, अगर ऐसा ही रहा तो ये गद्दारों को, हमारे जैसों को गोलियां अगर चलानी पड़ेंगी तो शायद हम गोलियां भी चलाएंगे। रोज सुबह उठ करके डीडीए वालों को, नेताओं को गालियां देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं इनके जवान बच्चे मरें, इनके बच्चों पर कफन पड़े। उठाएंगे गद्दारों, है मादक चौथो, तुमको अब ये फौजी भाई आ चुके हैं। मैं आप पर पूरे देशवासियों से अपील करता हूं, हमसे दुख नहीं देखेगा। हमने अंकल जी की बात सुनी, हमारा खून खोल उठा, और जो कुछ मैंने कहा वही माफी मांगता हूं, और जो कुछ मैंने लिखा किसी के बारे में उसके लिए माफी मांगता हूं। जय हिंद प्यारे देशवासियों, मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान दिल्ली से। प्यारे देशवासियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ में बैठे हुए हैं अंकल जी श्री नवल किशोर अग्रवाल जी। मेरे राइट हैंड में बैठे हुए हैं हमारी टीम के साथी सूबेदार मेजर RL वर्मा साहब। इनके साथ में बैठे हुए हैं श्री अशोक अग्रवाल जी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हम सोशल वर्कर हैं और रोज़ाना हम ऐसे ही जो हमारे देश के लोग हैं जिनके साथ कोई भी पीड़ा होती है, दुख तकलीफ़ होती है, हमारे पास भाई लोग आते हैं और हम उनकी समस्याएं सुन करके जो हमसे बन पाता है, जो जितनी हमारी क्षमता है, उसके क्षमता के अनुसार हम उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। आज अंकल जी आप कहाँ से आए हैं? मैं विवेक बिहार से आया हूँ। अंकल जी आए हैं विवेक बिहार से, जो कि नोएडा साइड में पड़ता है। नहीं, शाहदरा साइड में पड़ता है। शाहदरा साइड में पड़ता है। आपकी एज है 84 ईयर। 69 से डीडीए के एक जंजाल में फंसे हुए हैं। 69 से मैं प्यारे देशवासियों आपको बताना चाहूँगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ 68 का है। जस्ट मैं 1 साल का हूँगा, तब से मेरी उम्र अभी 52 साल के आसपास है, और जस्ट मैं 1 साल का था तब से अंकल जी डीडीए के जंजाल में पड़े हुए हैं। गलती से एक 100 गज का टुकड़ा ज़मीन का इन्होंने डीडीए से लीज पर लिया। तब से पता नहीं डीडीए ने इनके साथ में इतना दुराचार, इतना भ्रष्टाचार, इतने इनसे घूस की जो है डिमांड करी कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पूरे प्रक्रिया के अंदर अंकल जी की जो वाइफ थी, आंटी जी, वो भी, उनका भी स्वर्गवास हो गया। उनको हार्ट अटैक आया इसी डीडीए के भ्रष्टाचार के कारण। 11-12 लाख रुपए का इनके ऊपर जो है ना कुछ ऐसा अमाउंट निकाल के भेज दिया। पूरे जेवरात जो शादी से लेकर के इन्होंने अपनी पूरी कष्ट कमाई से जो इन्होंने खरीदा था, वो सारा का सारा जेवरात बेच करके भी इन्होंने पैसा जमा कर दिया। लेकिन उसके बाद भी जो डीडीए के भ्रष्ट अधिकारी हैं, अरुण गोयल जिसका नाम है, ऐसे निकम्मे अधिकारियों के कारण एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। और आज 84 साल की उम्र के अंदर ये गरीब और एक वृद्ध व्यक्ति आज दर दर की ठोकरें खाते हुए, इनको पता चला, एक छोटा सा मेरा वीडियो वायरल हुआ था, वही इन्होंने देखा जिसमें मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ था। कॉन्टैक्ट नंबर मैं दोबारा इस वीडियो में देना चाहूँगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368 002355। यही नंबर मैंने दिया था। उस वीडियो को देख करके अंकल जी ने मेरे पास कल कांटेक्ट किया था। मैंने अंकल जी को तुरंत कहा, या तो अंकल जी आप आ जाएं या मैं आता हूं अपनी टीम को लेकर के, क्योंकि हम तो फौजी हैं जी, हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, हमसे किसी का दुख दर्द नहीं देखा जाता। लेकिन बड़ी पीड़ा के साथ प्यारे देशवासियों को कहना पड़ता है, इतने कुत्ते, इतने मादक चौथ इस देश के नेता हैं। इन गद्दारों को हम दुश्मनों को मारते हैं, वो दुश्मन इतने गद्दार नहीं होंगे जितने इस देश के ये गद्दार, ये ऑफिसर जो डीडीए वगैरह के अंदर बैठे हुए हैं। इन मादक चौथों को मेरे मुंह से गालियां निकलती हैं, और गालियां नहीं, अगर ऐसा ही रहा तो ये गद्दारों को, हमारे जैसों को गोलियां अगर चलानी पड़ेंगी तो शायद हम गोलियां भी चलाएंगे। अगर गरीब मेरे देश के लोगों के लिए हमें हथियार उठाना पड़ेगा तो हम हथियार उठाएंगे। गद्दारों, है मादक चौथो, तुमको अब ये फौजी भाई आ चुके हैं। मैं आप पर पूरे देशवासियों से अपील करता हूं, हमसे दुख नहीं देखेगा। हमने अंकल जी की बात सुनी, हमारा खून खोल उठा। बड़ी पीड़ा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इतने नीच और प्रवृत्ति के जो हमारे अधिकारी हैं, जिनके कारण एक हंसता खेलता परिवार आज
चला गया। एक बुढ़ापे की जो सहारा होती है पत्नी, उस पत्नी को भी खो दिया अंकल जी ने। मेरी आंखों से जो है रुके नहीं जा रहा, मेरे खून बरस रहा है। प्यारे देशवासियों, इतनी देश के अंदर भ्रष्टाचार, लूटमार, खसोट इतनी है, पता नहीं मैं तो कैसे आप लोग सहन करते हैं। आप लोगों का खून कहां मर चुका है। हे देशवासियों, इन देश के नेताओं ने, इन देश के मादरचोद नेताओं ने देश का नाश कर दिया। ये सारे के सारे देश को लूटने के लिए ये पार्टियां ये घोटाले करते हैं। कोई एक देश की गरीब जनता की कोई नहीं सुनता, गरीब आदमी की कोई भलाई नहीं करता। सब मादरचोद अपने अपने घर भरने में लगे हुए हैं और देश को लूटने में लगे हुए हैं। मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इस फौजी भाई की आवाज अगर जिस भाई के कानों तक जाए, मैं आप लोगों से अपील करता हूं, हे प्यारे देशवासियों, आप लोगों के साथ की जरूरत है। हमें नई नेता बनना, अगर नेता बनना है तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु मंगल पांडे और सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना है। इन मादरचोद कुत्तों जैसा अगर भगवान हमें नेता बनना है बनाए तो उनसे पहले ही हमें उठा लेना। हे ईश्वर, नहीं हमें कुत्तों जैसा नेता बनना। अगर नेता बने तो देश के भगत सिंह जैसे नेता बने। मैं सभी से देशवासियों से अपील करता हूं, हे देशवासियों, ये सूबेदार चौहान 26 साल फौज की नौकरी करके आया है। मैं कोई नशा पता नहीं करता हूं, मैं कोई भी किसी प्रकार का कोई नशा नहीं है। आप मेरी जांच कर सकते हैं, मेरा एड्रेस है, मैं दिल्ली कैंट में रहता हूं। ठीक है, आप कोई भी भाई आए, लेकिन हमसे देखा नहीं जाता। ये डीडीए, जितने भी डीडीए के भ्रष्ट अधिकारी हैं, मैं आप लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, मादरचोदो सुधर जाओ, नहीं तो देश के अंदर एक एक आदमी खड़ा होगा, एक एक देश का व्यक्ति खड़ा होगा और तुम लोगों को, गद्दारों को वहीं तो आकर के तुम्हारी गर्दनें उड़ाएगा। बहुत हो चुका। देश के जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको जागना पड़ेगा, उनको होश मारना पड़ेगा। अब देश का एक एक व्यक्ति का खून खोल उठा है। मैं उन कायरों से कहता हूं जो इन नेताओं की और भ्रष्ट अधिकारियों की जो दलाली में लगे हैं, उन लोगों जो कि नेताओं की दलाली में लगे हैं, उन लोगों के बाप दादों ने, हरामजादों ने अंग्रेजों की दलाली करी होगी। उन्हीं के बेटे पोते मादरचोद इन नेताओं की दलाली और भरवागिरी में लगे हुए हैं। क्योंकि जो क्रांतिकारी का बेटा होता है क्रांतिकारी होता है, और जो दलों की औलाद है उनका काम ही नेताओं की दलाली और भरवागिरी करनी होता है। इसलिए है मेरे प्यारे देशवासियों, मैं बहुत गुस्सा दिखाया, बुरा मत मानना मेरी बात का, क्योंकि आत्मा रोती है। ये आत्मा की आवाज है, एक सच्चे व्यक्ति की आवाज है। एक वृद्ध व्यक्ति आज शहादरा से, आज दिल्ली कैंट आज हमारे पास आए हैं। क्या हमें ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, ये मैं पूरे देशवासियों के, अपने जो क्रांतिकारी भाई हैं, सच्चे देशवासी हैं, अपनी माँ के पूत हैं, मैं उन लोगों के पास एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर मेरी बात आप लोगों को सही लगी हो, हे मेरे प्यारे देशवासियों, हे मेरे भारतवासियों, अपने खून को खुलाओ। इन मादरचोद कुत्तों ने जो देश की दुर्दशा की है, देश को बर्बाद किया है, गरीब आदमी को आज जमीन में गाड़ दिया है, रसातल में दफना दिया है, इन कुत्तों को आज चैलेंज करने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आज गरीब आदमी मर रहा है, तड़प के मर रहा है, जैसे मछली बिना पानी के तड़प के मर रही है, वैसे गरीब आदमी आज रसातल में जा रहा है और मुझे नहीं देखा गया। मैं अंकल जी से आपसे भी विनती करूंगा, अंकल जी अपने कुछ दुख भरी बात जो कुछ है वो बताइए, थोड़ी सी बात। मैं समस्त देशवासियों को नमस्कार करता हूँ, यथा योग्य नमस्कार करता हूँ, बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, बुजुर्गों से प्रार्थना करता हूँ, मेरे होम मेंबर हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने ये प्लॉट सन 1969 में डीडीए के ऑक्शन से लिया था 16,500 रुपये का। बी ब्लॉक विवेक विहार में है ये प्लॉट, 8 नंबर इसका है मकान नंबर। वो जो है उसके बाद मुझे ज़रूरत थी बनाने की, मैंने दरख्वास्त लगाई कि भाई मुझे जल्दी बनाना है तो मुझे जल्दी मेरी इसकी लीज़ कर दो। इन्होंने मेरी लीज़ नहीं करी, पैसे मांगने लगे, मैंने दिए नहीं। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इन्होंने मुझे 72 में एक लीज़ करके दी। उस लीज़ में बजाय वो प्लॉट 3 साइड ओपन था, 3 साइड बजाय 2 साइड ओपन कर दिया जान करके। मुझे कहने पैसे लाओ तो 3 साइड करेंगे। मैंने भाई मैं तो रिश्वत दूंगा नहीं। तो 1974 में बड़ी मुश्किल से इन्होंने उस प्लॉट को जो है दोबारा एक सप्लीमेंट्री लीज के द्वारा मुझे करके दिया। और इन बिटवीन मुझे उन्होंने नोटिस दे दिया कि क्योंकि आपको 2 साल के अंदर बनाना था, आपने 2 साल के अंदर बनाया नहीं, इसलिए हम आपकी लीज कैंसिल कर देंगे।
अरे भले आदमी, जब आपने मुझे लीज ही 74 में करके दी है, 72 में दी नहीं, मैं हाथ जोड़ता रहा, मैं क्या करता। फिर उसके बाद मैं नक्शा पास कराने के लिए गया तो नक्शा नवीस जो था वो कहने लगा कि भाई इसके लिए नो ऑब्जेक्शन चाहिए, क्योंकि डीडी की कंडीशन है कि ये प्लॉट विद इन 2 ईयर्स बनना चाहिए। अब मैंने कहा भाई बड़ी समस्या हुई, तो फिर मैं जो है वकील के पास गया। मैंने कहा भाई ये कोर्ट में केस डाल दे और मेरी ये पोजीशन है। तो वो कहने लगा कि भाई तुझे मकान बनाना है तो बना ले, ये तो कुत्ते हैं, ये बगैर पैसे लिए मानेंगे नहीं। और कोर्ट में मामला चला गया तो 10 साल लगे, पता नहीं 5 साल लगे। तो मैंने 1000-1200 रुपये दे के मेरे से लिए इन्होंने, अब मुझे इन्होंने नो ऑब्जेक्शन दिया। उसके बाद जो है वो मेरा मकान बनने लगा, तो वो सीमेंट वगैरह नहीं मिलती थी, तो मेरे पीछे पड़ गए। 1000-1200 आपने किस सन में दिए? घूस के दिए उनको। कौन से सन में? किस ये दिए करीब 75-76 के 75 में 1000-1200 रुपये उस टाइम क्या वैल्यू होती थी? सोचिए, 75 में दिए। तो उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से जो है वो बना। बनने में भी अड़ंगे डाले इन्होंने, कहने लगे कि भैया, तो मैंने कहा भाई सीमेंट नहीं मिलती, मैं कैसे बनवाऊँ इस विद इन दैट पीरियड। खैर बड़ी मुश्किल से बन तो गया वो। उसके बाद जो है मैंने उसमें 3 दुकानें नीचे निकली, ऊपर मैं रहने लगा। वो प्लॉट कमर्शियल कम रेजिडेंशियल प्लॉट है, जिसमें नीचे दुकानें हैं, ऊपर रह सकता है आदमी, तो मैं ऊपर रहने लगा। तो अब ये जो है मुझे एक मैं दुकान हलवाई को दे दी थी, तो जो हलवाई की दुकान थी, हलवाई ने बाहर भट्टी लगा ली। मुझे कहने लगे जी हलवाई को आप दे नहीं सकते, इसने भट्टी लगा ली। मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, अब जब दुकान थी मैं दे सकता तो कानूनन, तो मैं दे दी। अब बड़ी मुश्किल से जो है जी फिर इन्होंने अंदर खाने इनके, मैंने चिट्ठी लिख दी इनको कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये आप अपना नोटिस विड्रॉ करो। इन्होंने अंदर खाने जो है आपस में इनका कुछ गुटबाजी हुई, जो भी हुआ ये डिसाइड हुआ कि भाई मकान मालिक की कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी किराएदार की है और डीडीए की अपनी है, क्योंकि पुलिस वाले ही पैसे ले जाते हैं, डीडीए वाले ही पैसे ले जाते हैं, मंथली बंधी हुई है, भंगी सफाई करने वाले भी ले जाता है और कॉरपोरेशन का चपरासी भी ले जाता है। तो ऐसे आदमी मैं क्या करूं बताओ, ये तो खुद तो ये करवाते हैं। मैंने कहा जी खुद तो ये सारा एनक्रोचमेंट करवाते हैं, गुंडागर्दी करवाते हैं, दुखी आप हमें कर रहे हो पैसे लेने के लिए। कहने लगे पैसे लेंगे, मैं दूंगा नहीं। खैर वो बात ख़त्म हो गई। सन 84 से लेकर के ये 88 तक मेरे पास नहीं आया कोई। सन 88 से इन्होंने फिर मुझे नोटिसबाजी शुरू कर दी। 88 में दिया, 89 में दिया, 90, 91 तक में नोटिस देते रहे। आखिर मैंने 3 दावे करने पड़े मुझे। 2 किराएदारों पर दावे किए, 1 दावा मैंने डीडीए पर किया। उसमें मुझे कहने लगे आप ऊपर रह नहीं सकते, रहना गलत है, मिसयूज़ है। तो मैं 3 दावे किए, तीनों दावे मेरे फेवर में गए। दोनों दावों में जो मैंने किराएदारों पे किया था, आशा मैनन जी थी रेंट कंट्रोल, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो है मामला जो है ये तो डीडीए का है और किराएदारों का, आपसे कोई लेन देन नहीं, मुझे बरी कर दिया। और ए.के. पाठक साहब ने एडीजे ने मेरे फेवर में जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो उनके जितने नोटिस थे सारे उन्होंने खारिज कर दिए। उसके बाद जो है ये 2003 में मुकदमा नक्की हुआ, जो 2090 में हुआ था। 13 साल मुझे मुकदमे में लड़ने में लगे। उसके बाद मैं 2012 में दरख्वास्त लगा दी कि भाई इसके फ्री होल्ड कर दिया जाए मकान मेरा, ये लीज होल्ड से। उसमें इन्होंने मुझे 2,58,000 रुपये निकाल के बताए कि 2,58,000 रुपये दे दो, आप डीडी में जमा करा दो तो हो जाएगा काम। मैं 2,58,000 जमा करा दिए। उसके बाद मैं कई महीनों तक चक्कर लगाता रहा, कोई सुनाई नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने मुझे कहने लगे कि 9 लाख रुपये और दो, ये गलती रह गई हमारे से। मैंने बीवी का जेवर बेच करके, सारा बेच बाच करके इनके रुपये जमा कराए। उसके बाद जो है अब उसके बाद ये चिट्ठी आ गई, इन्होंने लिखा कि ये तो इसमें तो नहीं बन सकता, इसमें तो मिसयूज लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। मेरी बीवी का हार्ट अटैक हो गया। वो बीमार तो थी, मैं ये नहीं कहूँगा बीमार तो थी, वो नहीं ऐसी बीमार नहीं थी कि मर जाए। उनकी चिट्ठी आने के विदिन 15 डेज जो है सी एक्सपायर्ड। और आज जो है उसके बाद जो है मैं इनके बाद चक्कर लगाता रहा, तो ये कहने लगे पहले जो है ये लीज होल्ड से नहीं होगा, ये पहले ये इसकी म्यूटेशन होगी। तभी मैंने म्यूटेशन करवाने के लिए बहुत चक्कर लगाए, बड़ी मुश्किल से उसकी मेरी लड़की के नाम में म्यूटेशन उन्होंने करके दी। अब जब लड़की का नाम म्यूटेशन हो गई
तो फिर अब वो मेरा आज तक इन्होंने लीज होल्ड एफिडेविट नहीं किया। मुझसे कहने के 10 लाख रुपए दो तो जो है हम आपका इसका लीज होल्ड एफिडेविट करेंगे। अब बताइए मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास तो है नहीं। तो उसके बाद मैंने जो दावा कर दिया, दावे में हाई कोर्ट से मनमोहन सिंह साहब ने, मनमोहन जी के यहाँ से ऑर्डर हो गए विदिन 6 वीक जो है ये इसकी नक्की करो इस फाइल को। 6 वीक तो दूर रहा, नक्की फाइल करी ही नहीं। मैंने राष्ट्रपति को भी लिख लिया 27 जगह, और अभी थोड़े दिन पहले मैंने 250 MPs को भी जो है ना वो लिखा है। 250 MPs को ही मैंने जो है अप्रोच किया है थ्रू ये जो अगर टेलीफोन से जो कुछ होता है उसके मुताबिक। तो अब भी मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। अब हाई कोर्ट में मैंने जो है ना उसके बाद में नहीं किया। मुझे कहने लगे, जब मैं गया मैंने कहा भाई हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो मुझे वो कहने लगा गोयल जो इसका VC था उस वक्त, कहने लगा कि इसी बत्ती बना के भाई चौतरों में दे लो, हम तो नहीं करते, जो तुमसे होता हो सो कर लो। तो उसके बाद भी जो है जी हाई कोर्ट में मैंने नहीं किया। तो मैंने हाई कोर्ट में मेरी वो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन लगी हुई है। अब उसमें कई डेटें पढ़ ली, उसमें एक डेट पर ये जो है इन्होंने 7 लाख रुपए मेरे डैमेज बोल के निकाल दिए हैं ज़बरदस्ती के। वो सारे गलत है 100%, लेकिन वो नक्की तो जब होगा सो होगा। अब 10 साल लगे, 5 साल लगे, हाई कोर्ट का मामला है। और मेरी बेटी मुझे रोज़ दुखी करती है, कहती है माँ मुझे कहाँ फंसा गई और मैं पता नहीं कब मर जाऊँ और मेरा नक्की होगा कब होगा, भगवान जाने। मैं कहता हूँ इस प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर, ये जितने नेता हैं मैं सबको लिख चुका। मेरी ईश्वर से प्रार्थना इन सब के बच्चों पर कफन पड़े, ये सारे हरामजादे हैं नीचे से लेके ऊपर तक। बाकी मैं और क्या कर सकता हूँ। सोचुए मिल के बिल्ली के गले में घंटे नहीं बांध सकते। मैं देश की मिलिट्री से प्रार्थना करता हूँ कि वो रेवोल्यूशन कर दे, इन कुत्तों को मारे। अरे देश में कोई भी डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है इस देश में। सोचुए मिल के बिल्ली के गले घंटे बांध सकते। आप भीड़ इकट्ठी कर लो, 2 पुलिस वाले आएंगे, गोली चला देंगे, सारी भीड़ भाग जाएगी। क्या कर लोगे आप इन कुत्तों का? हैं, जितना बलात्कार होता है, जितनी जेब तराशी होती है, जितनी गुंडागर्दी होती है, जो कुछ भी जितना ये जाम लगा हुआ है, ये जितनी सड़कें टूटी हुई है, ये सारे का सारा ये करवाते हैं। इनको इनकी नॉलेज में है, ये पैसे लेते हैं करवाते हैं। ये गंगा सफाई की बात करते हैं, जो बहता पानी निर्मला कभी ना गंदा होए। गंगा की सफाई की या जमुना की सफाई की ज़रूरत ही नहीं है। जो पानी निरंतर भगवान शंकर की जटा से निकल के आ रहा है, वो तो ये 6 महीने में गंदा पानी पड़ना बंद हो जाओ, ये तो अपने आप साफ हो जाएगी। और फिर ये बाढ़ आएगी तो फिर बाकी रहेगी ही नहीं, एक बूंद भी में गंदगी नहीं रह सकती। लेकिन ये 20-30 हज़ार करोड़ रुपए खा गए ये गंगा सफाई के नाम के। इधर तो ये उनको लाइसेंस देते, पैसे ले लेते हैं कारखाने वालों से, गंदा पानी उनका आता है, गंदा पानी लगातार आता रहेगा, गंगा सफाई कैसे होगी? ये गंदा पानी बंद कर दें, सफाई अपना आप हो जाएगी। धन्यवाद। अंकल जी, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी शायद चिट्ठी लिखी है। हाँ, लिखी है। आप कई चिट्ठियाँ लिखी हैं। आपने यहाँ के गवर्नर जी को भी चिट्ठी लिखी है, अरविंद केजरीवाल को भी चिट्ठी लिखी है, केजरीवाल ने खीराम निवास जी को लिखी, सभी को लिखी मिले। यानी कि प्यारे देशवासियों, 27 आदमियों को, इस बुजुर्ग व्यक्ति ने 27 बड़े बड़े अधिकारियों को चिट्ठी लिखी, 270 सांसदों को चिट्ठी लिखी, सभी को अवगत कराया। लेकिन भागवत जी को भी लिखी, मोहन भागवत जो आरएसएस के मुखिया हैं उन तक भी चिट्ठी जा चुकी, सबके पास में ये जा चुकी। इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ऐसी पावर में बैठा हो जिसके पास इस बुजुर्ग व्यक्ति ने जो है अपनी ये पीड़ा ना सुनाई हो। बड़ा दुख होता है। मैं आप लोग देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इस सूबेदार चौहान के अब आपको ये जो मैंने गालियां दी, मैं गाली देने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो बहुत सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत इज्जत देने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन जब इस दिल में तूफान उठता है तो शायद देशवासियों में मुझसे रुका नहीं गया इस अंकल जी की व्यथा और पीड़ा सुन करके। तो इसलिए जो गाली किसी को अगर मेरी गलत लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं, उसको गाली ना समझना, वो प्यार समझना। लेकिन इन गद्दारों को, हे मेरे प्यारे देशवासियों, आप हमें ताकत दीजिए
इन मादर चौधों को, ये आपके बेटे, ये आपके भाई, इनकी माँ चौध के दिखाएंगे, इन गद्दारों को दिखाएंगे इस देश के अंदर किस प्रकार से ऐसे गरीबों को कोई परेशान करता है, कोई कैसे सताता है। इस देश के हिजड़े नेताओं के अंदर उनकी माँ में दूध नहीं पिलाया, उनकी ताकत नहीं है उनके अंदर, वो ऐसे गरीबों को सताने वालों को बंद कर दें। ये फौजी हैं, मैं अपने फौजी भाइयों से भी जो दलाली में लगे हैं, इन सारे के सारी पार्टियों की मैं आपसे भी अपील करना चाहूंगा। है मेरे फौजी भाइयों, है मेरे वीरों, है मेरे जाबाज सैनिक भाइयों, देश के योद्धाओं, आप कहां इन गुंडे और 2 कौड़ी के नेताओं की चक्कर में पड़े हो। आइए हम सब मिलकर के इस प्यारे वतन को बचाएं, इस देश के लोगों को बचाएं जो शोषण के शिकार हो रहे हैं। जिस प्रकार से अंकल जी हैं, पूरा देश शोषण का शिकार है। और आप लोग, मुझे लज्जा आती है मेरे सैनिक भाइयों के ऊपर जो कि कहीं बीजेपी में, कहीं कांग्रेस में, कहीं किसी पार्टी में दलाली के लिए चक्कर में घूम रहे हैं। मुझे आप पर भी लज्जा आती है। आप सच्चे सैनिक हो ही नहीं सकते, आप असली खून नहीं हो सकते, आप इन चोरों के पीछे पड़े हो। आइए हम सब मिलकर के, हमारे अंदर क्षमताएं हैं, ताकत है और हमारे अंदर भावनाएं हैं, क्योंकि कोई भी भलाई का काम बिना भावना के नहीं हो सकता। इन गद्दारों की, इन चोरों की, इन डकैतों की भावनाएं मर चुकी हैं, क्योंकि कोई भी भलाई का काम बिना भावनाओं के, बिना भावुकता के हो ही नहीं सकता, क्योंकि भलाई का काम होता ही भावुकता से है। इसलिए है मेरे प्यारे देशवासियों, है मेरे वतनवासियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं और इस वतन का एक सैनिक रहा हूं। मेरे मन में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। मैं जातिवाद में तो कोई अंतर भेदभाव रखता ही नहीं। आज मेरे देश के अंदर जो मॉब लिंचिंग के नाम पर जो एक कम्युनिटी के लोगों को मारा जा रहा है, ऐसे भाइयों से भी, ऐसे उन नीच लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा। हे मेरे प्यारे वतनवासियों, ऐसा देश का भाईचारा मत खो जिससे देश के अंदर एक ब्लड क्रांति आए, क्योंकि सभी के अंदर खून है, सभी के अंदर दिमाग है। जब तक कोई आदमी आपका ये अत्याचार सह रहा है, किसी दिन अगर उसका विरोध हो गया तो आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, छोड़िए ये सारे के सारे, आप लोग ये सारे के सारे जो गंदे काम कर रहे हैं, इन गुंडे और ये मजहबवादी और धर्मवादी नेताओं की चाल में आकर के कर रहे हैं। आपके अंदर कोई पाप नहीं है, जनता के मन में कोई पाप नहीं है, लेकिन जनता इन चोर और निकम्मे नेताओं के चक्कर में आकर के अपना आपसी भाईचारा खो रही है। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, इस देश के अंदर एक अमन चैन का पैगाम हो, भाईचारे का पैगाम हो, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हो। ये मेरा देश चाहता है और इसी से मेरे देश की प्रगति होगी, हर एक व्यक्ति की प्रगति होगी। अगर हम आपस में लड़ते रहे, आपस में एक दूसरे के प्रति आग उगलते रहे, तो ये मेरा देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये देश विश्व गुरु कैसे बनेगा। ये नेता तो गद्दार अपने वोट बैंक के चक्कर में ये आपस में लड़ा रहे हैं, जाति में, धर्म में। इस देश को आज ऐसे कगार पर लाके खड़ा कर दिया। आज मेरा देश बहुत गलत रास्ते पर जा चुका है। इसलिए मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, प्यारे वतनवासियों, आओ हम सब मिलकर के इस देश को बचाएं और पुनः इस देश को विश्व गुरु बनाएं। सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भाइयों, आचार्य रतन सुंदर सुरीश्वर जी महाराज जैनियों का शागिर्द तो नहीं हूँ, लेकिन शागिर्द ही हूँ। वो उन्होंने एक मंत्र दिया है, वो ये कहते हैं कि सुबह उठ कर के प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रार्थना करनी चाहिए। धरती पे 3 सबसे बड़े दुख हैं। पहला दुख है कि जिस अबोध बालक की माँ मर जाए, उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। दूसरा दुख होता है जो जवान औरत विधवा हो जाए, उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। तीसरा दुख होता है बुढ़ापे में किसी का जवान बेटा मर जाए, उससे बड़ा दुख नहीं होता। तो मैं तो सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, किसी की अबोध बच्चे की माँ ना मरे, कोई जवान स्त्री विधवा ना हो, किसी का बुढ़ापे में कोई जवान बेटा ना मरे। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अब रोज़ सुबह उठ करके, जब से मेरे साथ ये तकलीफ़ आई है, मैं रोज़ सुबह उठ करके डीडीए वालों को, नेताओं को गालियां देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं इनके जवान बच्चे मरें, इनके बच्चों पर कफन पड़े। लेकिन ये मेरी मजबूरी है और जो कुछ भी भाई ने बोला है, फौजी ने, मैं उसकी तरफ से भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ना तो वो इस कदर है, गंदा है, ना मैं कोई गालियाँ किसी को देना चाहता हूँ। सब बेले व्यक्ति हैं हम, लेकिन करें क्या कि गालियाँ भी जो है ना
हमें छोटी मालूम पड़ने लग गई हैं। मुझे तो यही नहीं पता लगता, ये माँ बहन की गालियाँ ही मुझे छोटी लगने लग गई हैं। क्यों कि इन पर असर ही नहीं आता। जब असर ही ना आए, जब गाली को उचाटनी ना करे, गाली का मतलब तो यही होता है आपकी जो गाली दो तो लड़ने को तैयार हो जाए, झगड़ा कर रहे हो। लेकिन जिस पर गालियों का भी असर ना हो, जिन पर इसका भी असर ना हो, माँ बहन की गालियों का भी, उन लोगों का मैं क्या करूँ। मैं भाई सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, अपने फौजी भाई की तरफ से मैं खुद माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि मैं 50-51 साल का हूँ, मेरे बच्चे समान है। वो मेरी बड़ी बेटी 60-65 साल की है, तो मेरे बच्चे समान है। तो भाई मैं जो उसने भी कहा उसके लिए भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और जो कुछ मैंने कहा वही माफ़ी मांगता हूँ, और जो कुछ मैंने लिखा किसी के बारे में उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा, मेरी समस्या हल नहीं होगी तो मैं लिखता रहूँगा, मैं रोता रहूँगा, मैं बंद नहीं होऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी चाहिए। अंकल धन्यवाद आपका। अंकल जी, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि आपकी इस दुख की घड़ी में हमें भगवान शक्ति दे। मैं सूबेदार मेजर आर.एल. वर्मा, मैं सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत कहता हूँ। आज हमारे आए हुए पिता तुल्य नवल किशोर साहब और हमारे बगल में बैठे अशोक साहब, जो ये इनकी जो व्यथा सुनी है और जो मैंने पढ़ा है, वो पढ़ के हमें बहुत अपार पीड़ा हुई। हमारी भारत सरकार ये कहती है कि हम देश के अंदर से ये गुंडा राज खत्म करेंगे, गरीबों को न्याय मिलेगा, और तरह तरह के वादे करती है और सत्ता पे बैठ जाती है। हम उनका विश्वास करते हैं कि जो इन्होंने कहा है वो करेंगे, लेकिन सत्ता पे बैठने के बाद हमें इस तरीके की सुनने को, देखने को मिलता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक बुजुर्ग आदमी ने जो अपनी पूरी गाढ़ी कमाई अपनी और पूरा जो है डीडीए लूट के लेके चले जाए। कैसी सरकार है ये जो इनकी बात को नहीं सुन रही है। मैं पूरे देशवासियों से अपील करना चाहता हूं, इस तरीके से बहुत से मामले हैं जो उसकी आज फैसला होने की जरूरत है। मैं इन देशवासियों से, उन क्रांतिवीरों से जिनकी अपनी मां का खून बरस रहा है, देख रहा है मेरी आवाज को, आप सब लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि आप सब लोग इकट्ठा हो और इन गुंडे से, हमारे देश के जो गुंडे हैं, इनको सबसे पहले खत्म करने की जरूरत है और उन गरीबों को, तबकों को न्याय दिलाने की जरूरत है। हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, देश स्वतंत्र नहीं है। देश इन गुंडों और बदमाशों से प्रेरित है और इनकी गुंडे की राजनीति से हमारा देश जो है दूसरी दिशा में जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जो इस देश को जो है इसका भुगतना पड़ेगा। अगर आज हम नहीं जागे आज हम, तो जो हमारे नवल किशोर जी, हमारे पिता तुल्य, अपनी रो रो करके, आंसू बहा कर करके और देश से अपील करते हैं। आज कितने साल हो गए इनको, इन्होंने अपनी सारी जायदाद बेच दी, अपने जेवर बेच दिए। इनकी जो वाइफ थी, इनकी जो पत्नी थी, जो हमारे जो है माँ के तुल्य थी, बेचारी इसी गम में चली गई। इतनी चिट्ठियां लिखी गई, इतने इन्होंने जो है लोगों से अपील किया है। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो हम हथियार भी उठाएंगे। हम अपने देश के लिए अगर अपनी जवानी देश को दे सकते हैं तो रिटायरमेंट के बाद ऐसे गद्दारों को हम सबक सिखाएंगे। मैं प्यारे देशवासियों से अपील करता हूं कि आप सब लोग अब जागने की जरूरत है। आप, मेरी आवाज जहां तक सुनाई दे रही है, आप सब लोग इकट्ठा हो करके के इन हम गद्दारों से लड़ें। इसके साथ ही मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि इस चीज को लोकतंत्र के माध्यम से, जो चैनल है इसके माध्यम से ये वीडियो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के पास तक जाए और उनको ये पता चले कि
कि आज जनता के दुख क्या है, एक वृद्ध आदमी की पीड़ा क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी इसको न्याय दिलाएं। और अगर कहीं किसी तरीके की इसमें त्रुटि होती है तो हम पूर्व जैसे सैनिक हैं, हम इनको न्याय दिलाने के लिए आगे आएंगे और सड़कों पे उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं सबसे पहले देव जी जो कि लोकतंत्र टीवी से हैं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये जो साहस दिखाया अपने टीवी चैनल के माध्यम से, एक ऐसे गरीब और ऐसा हाई व्यक्ति की आवाज़ को पूरे देश में जो है फैलाने का आपने काम किया। मैं उसके लिए बारंबार आपको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं और पूरे देशवासियों से अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे लिए नहीं, देव जी के लिए नहीं, ऐसे गरीब जो ऐसा है व्यक्ति हैं जो कि ऐसे महकमों के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के मारे हुए हैं, उनसे बचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरे संसार में ये वीडियो जाना चाहिए और देश के अधिकारियों की और देश के निकम्मी सरकारों की जो है एक सच्चाई देश को पता चले। आज भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिल्ली छावनी के एक छोटी सी जगह पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम जो है बातें कर रहे हैं। ये पूरा वीडियो आपके पास प्रसारित होगा। जहाँ पर भी हमारी आवश्यकता हो, हमारा नंबर है 8368002355। ये मेरा नंबर है और मैं साथ में चाहूँगा बहुत सारे लोग उन वीडियो को देखेंगे कि ये वाकई जो आदमी जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये सच्चा सही में बात है या डुप्लीकेट करके लोग ऐसे डुप्लीकेट भी वीडियो बहुत वायरल करने की कोशिश करते हैं। ये मैं चाहूँगा कि अंकल जी आप भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे फ़ोन आएंगे, आप उनको जो आपकी व्यथा है बता सकते हैं। आप अपना नंबर बताइए प्लीज़। मेरा नंबर है 9311887909। ये मेरा नंबर है। जिसको भी इसमें ज़रा भी मेरी बात में गलत लगे तो मुझे फ़ोन करे। जहाँ जिस तरह कहोगे मैं आपको पूरी डिटेल के साथ में दिखाऊंगा, सबूत दूंगा, ज़बानी नहीं पूरे सबूत के साथ पेश करूंगा आपको। आप मुझे एक मौका दें, मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा। मैं चाहूँगा कि मेरे साथी सूबेदार मेजर साहब, वर्मा साहब, आप भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें ताकि लोग आपके पास भी फ़ोन हो तो आपके पास ही फ़ोन करें। जय हिंद भाइयों। हमारे सूबेदार बीर सिंह चौहान साहब, हम सब लोग इस मुकाम पे निकले हैं कि जहाँ पे हमारे देश में अनदेखी हो रही हो और उनको न्याय न मिल रहा हो, हम ऐसे मिशन के लिए हम सब लोग अब आए हुए हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9990192405। किसी भाई को जो ऐसे पीड़ित हो और क्रांतिकारी भाइयों से मैं अपील करता हूं कि आप इस देश को सुधारने के लिए, जो हमारे देश के अंदर ये गद्दार लोग बैठे हैं, इनको ठीक करने के लिए आप सब लोग आगे आए। थैंक यू। जय हिंद।